Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज साइक्लिक कोऑर्डिनेट का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के जो डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन किस तरह से किए जाते हैं। एग्जाम में ये डेरिवेशन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं, इनके रिजल्ट कैसे आपको याद रखने। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। मिसिंग जो हमारा कोऑर्डिनेट है, मिसिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, उसको हम कोऑर्डिनेट नाम देते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो सिमेट्री है वो कौन कौन सी सिमेट्री। आज का जो ये लेक्चर है, सबसे पहले हमें इसमें लैग्रेंजियन की जो अलग अलग कंडीशंस है उसके लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जब हम लैग्रेंजियन की बात करते हैं तो लैग्रेंजियन में मैंने आपको ये बताया है कि लैग्रेंजियन अगर फंक्शन है तो वो किस किस का फंक्शन है, वो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम। आप अगर लैग्रेंजियन की बात करते हैं तो वो फंक्शन होता है क्यू, क्यू डॉट और टाइम का। क्यू का मतलब जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, क्यू डॉट का मतलब जनरलाइज वेलोसिटी और टी का मतलब टाइम। टाइम का ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। तो आपको चीज़ें बताई हुई हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं तीन अलग अलग कंडीशन बनाऊंगा। पहली कंडीशन में मैं ये बात करूंगा कि यदि क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट, क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट होने का मतलब है कि लैग्रेंजियन फंक्शन रह जाएगा केवल केवल क्यू डॉट का और टाइम का, क्यू मिसिंग कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उस केस में जो लैग्रेंजियन है वो फंक्शन हो जाएगा क्यू डॉट का और टाइम का। यानी कि डेल एल ओवर डेल क्यू की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी ना। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों जीरो कर दिया है मैंने, ये मिसिंग कोऑर्डिनेट है तो इसकी जीरो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप जानते हो क्या होती है, वो होती है डी अपॉन डी टी, डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू। पर ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। ये वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ से क्या बना, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट इक्वल्स टू जीरो। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। मैं आपको अपने पहले वाले लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ कि डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट जो है वो मोमेंटम होता है। हालांकि मैं वापस से एक बार आपको एक एग्जांपल के थ्रू फिर से बता दूंगा। डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट होता है मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने क्यू को साइक्लिक कोऑर्डिनेट कंसीडर किया, क्यू को साइक्लिक कोऑर्डिनेट कंसीडर किया, जो क्वांटिटी है डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट ये कंजर्व हो गई। कंजर्व मतलब कांस्टेंट हो गई। इसको हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन। यहाँ से एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बेस पर हम कांस्टेंट ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ मोशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कांस्टेंट ही है। और अगर मैं सेमेस्टर एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पर इसके इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यदि क्यू एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो प्रूव कीजिए कि डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट जो है वो कंजर्व क्वांटिटी होगी या कांस्टेंट ऑफ मोशन। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन था, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत आई नहीं होगी। फिर अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो मैंने एक काइनेटिक एनर्जी जो है उसको ऐसे लिख लिया, 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर। वेलोसिटी को हम एक्स डॉट स्क्वायर लिख सकते हैं और मैं मान रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है केवल एक्स डायरेक्शन में, यानी कि मैं डायरेक्शन जो कंसिडर कर रहा हूँ केवल एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर। यदि इस काइनेटिक एनर्जी को मैं एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास बनता है एम एक्स डॉट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एम एक्स डॉट मतलब एम वी, जो कि किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल हो ना। अब हमारे पास जो लैग्रेंजियन है उसका क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैग्रेंजियन किसके इक्वल होता है, टी माइनस वी। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल टी ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू। यदि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल केवल और केवल जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। इफ पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज, यदि पोटेंशियल जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, यानी कि केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन डिपेंड कर रहा है, तो डेल वी ओवर डेल क्यू डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि ये जो है ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट किसके इक्वल हो गया, डेल टी ओवर डेल क्यू डॉट। और हम ये पीछे वाले सेगमेंट में देख के आए हैं कि डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट जो है वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट जो है वो इक्वल था मोमेंटम के। मैंने आपको बताया भी था और यहाँ से आपको प्रूव भी हो रहा है। तो जो जनरलाइज मोमेंटम है वो यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, कंजर्व क्वांटिटी हो गया। यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Q यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट, यदि Q साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो जनरलाइज मोमेंटम जो है वो कंजर्व क्वांटिटी होता है या कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो हमारे पास अगर दो तरह की मोशन है, एक मोशन है हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन,
और ए पर ट्रांसलेशन मोशन है और क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ट्रांसलेशन मोशन है और क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व होता है, या उसको आप बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन। वहीं अगर रोटेशनल मोशन की बात चल रही है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व क्वांटिटी हो जाता है, या उसको हम क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, किसके केस में, रोटेशनल के। तो ये तो हो गया पहला केस, जब मैंने क्यू को साइक्लिक कोऑर्डिनेट बनाया। यदि मैं क्यू डॉट को साइक्लिक कोऑर्डिनेट बनाऊँ, तो बनाऊँ क्यू डॉट को साइक्लिक कोऑर्डिनेट, उस केस में जो लंग्रेजियन है वो दो चीज़ों का फंक्शन हो जाएगा, क्यू डॉट हट जाएगा, अब वो फंक्शन हो जाएगा क्यू का और टी का। दैट मीन्स कि डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट जीरो हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या लिखी जाती है, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू। और अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है क्यू डॉट, तो क्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू डॉट जो बना है वो कहाँ से बना है, वो क्यू से ही बना है। क्यू डॉट यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्यू भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इज रिमेन कंजर्व्ड, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कंजर्व, यानी कि कांस्टेंट ऑफ मोशन का काम करेगी। तीसरा केस और इम्पॉर्टेंट केस जिससे आपको खुशबू आएगी, हैमिल्टोनियन की ना। तीसरा केस और इम्पॉर्टेंट केस जिससे आपको हैमिल्टोनियन की खुशबू आने लग जाएगी, जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है, आपको लगेगा कि अब हैमिल्टोनियन इक्वेशन बन चुकी है, और वो बनेगी भी। यानी कि अब हम टाइम को अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट मान रहे हैं, तो लंग्रेजियन जो है वो फंक्शन हो जाएगा क्यू का और क्यू डॉट। मैंने इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, इक्वेशन का, और इसमें मैं ये भी मान रहा हूँ कि टाइम भी है ना, लेट, ऐसा मैंने मान लिया, लेट यहाँ लिख देता हूँ, एट एल इज फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट और टाइम। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि फंक्शन है ये इसका, पर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये क्यू, क्यू डॉट और टाइम का फंक्शन है, क्योंकि मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या बनेगा, ये बनेगा डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, यहाँ पर ये क्यू आएगा खाली, यहाँ से ही क्यू डॉट हटाओ, मैं बता देता हूँ। यहाँ ये सिर्फ क्यू डॉट लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ओनली क्यू लिखा हुआ है, ये क्यू डॉट यहाँ पे आ गया। एक बार क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में किया, ये आ गया, फिर क्यू के लिए किया, ये आ गया, और टाइम के लिए ये आ गया। परंतु यहाँ पर क्योंकि टाइम जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो डेल एल ओवर डेल टी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इस इक्वेशन में ये जो टर्म है ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास ये बच गई। मैंने आगे पीछे करके लिख दिया इनको, ये वाला पीछे लिख दिया, ये वाला आगे लिख दिया, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू, ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वाली, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया तो क्या बनी, डेल एल ओवर डेल क्यू आई। अगर मैं ith टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, डेल डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट आई को लिख दिया इक्वेशन सेकंड। तो डेल एल ओवर डेल क्यू आई की जो वैल्यू है मैंने सब्सटीट्यूट करी कहाँ पर, इसको इक्वेशन दो बोल दिया, इसको वन बोल दिया, यानी कि मैं ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू की जगह मैं इक्वेशन दो से जो मेरे पास वैल्यू आएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, ये वाली वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो क्या लिखा गया, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, और यहाँ पर ड्यू डॉट नहीं है, यहाँ पर डॉट है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्यू आई डॉट लिखा हुआ है, इस क्यू आई डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस डेल ओवर डेल टी को मैंने बाहर निकाला, तो क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू आई ओवर डी टी, इस क्यू आई डॉट को, क्यू आई डॉट को क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू ओवर डी, वही लिख दिया यहाँ पर। फिर मैंने इनको इंटरचेंज किया, यानी कि ये डी ओवर डी टी को मैं बाहर ले गया, और इस डेल ओवर डेल टी को मैं अंदर ले आया, क्या आया, इसको वापस से मैंने क्या लिख दिया, इसको वापस से मैंने लिख दिया क्यू आई डॉट, इसको वापस से लिख दिया क्यू आई डॉट, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डी ओवर डी टी, और यहाँ पर क्यू आई डॉट, ऐसा बन गया। अब ये पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है तो मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया क्यू आई डॉट। यहाँ पूरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे, इस पूरी इक्वेशन में डेल डी एल ओवर डी टी ना, तो मैं एल्जेब्रिक सम करके लिखूँ तो ये कैसे लिखा जा सकता है, ये यूवी मेथड से डिफरेंशिएशन बन रहा है, यानी कि ये डिफरेंशिएशन बन रहा है क्यू आई डॉट और डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट का। तो आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे यूवी मेथड से, तो यही इक्वेशन बन रही होगी, करके देख लो चाहे। हाँ, एक बार बनेगा क्यू आई डॉट, फिर बनेगा डेल एल ओवर डेल क्यू आई डी ओवर डी टी, पहला टर्म बन जाएगा। फिर जब इसका करोगे तो ये किस में चला जाएगा, कॉन्स्टेंट में चला जाएगा। ये यूवी मेथड से इसको इकट्ठा करके ऐसा लिखा जा सकता है, यानी कि ये यू की वैल्यू हो गई और ये वी की वैल्यू हो गई, तो जब डी अपॉन डी टी करोगे इसका, तो यही बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको ट्रांसपोज किया, ये उठकर इधर आ गया, इधर आ गया, तो क्या बना, एल्जेब्रिक समेशन डी ओवर डी टी क्यू डॉट डेल एल आई ओवर डेल क्यू आई डॉट, यहाँ डॉट है इसके ऊपर, माइनस डेल एल ओवर डेल टी
डी टी इक्वल्स टू जीरो। पूरे में से कॉमन क्या आ गया, डी ओवर डी टी। एल्जेब्रिक समेशन जो है वो अंदर चला गया, क्या बन गया, एल्जेब्रिक समेशन आई क्यू आई डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक, और जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट। ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है ये होती है मोमेंटम। क्या होती है, मोमेंटम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू आई डॉट और पी माइनस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यही जो क्वांटिटी है आगे चल के इसको नाम दूंगा हैमिल्टोनियन, एच से डिनोट, एच। हैमिल्टोनियन की खुशबू आ गई, हैमिल्टोनियन बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इसके डेरिवेशन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जो क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो कैसे पूछे जाएंगे कि यदि एक लैग्रेंजियन के लिए क्यू एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या होगा। सेकंड आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि यदि जनरलाइज वेलोसिटी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या होगा। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगी। और अगर टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो जो हैमिल्टोनियन है, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी बन रही है इक्वेशन हैमिल्टोनियन की है, तो हैमिल्टोनियन जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।